बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में जो मेहमान हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि अगर उन्हें लाहौर क्राइम रिपोर्टर या क्राइम रिपोर्टिंग की जो बीट है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाए तो दूसरी राय नहीं होगी। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद है खुरम पाशा साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो खुरम भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे इनविटेशन पे आप तशरीफ़ लाए हैं इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले तो आज का जो हमारा एजेंडा है वो हम लोग बात करेंगे तीफी बट और कैसर बट की जो ये सुलह हुई है आज से तकरीबन कुछ रोज़ कबल। इसके पीछे क्या पेंडोरा बॉक्स है, क्या होने जा रहा है, मतलब इसकी कोई बैकग्राउंड बता दें प्लीज़। क्योंकि इसमें आपने एक पेशन गोई की थी 8 फेब को। हमने देखा आपने सोशल मीडिया में एक पेशन गोई की कि दोस्त दोस्त ना रहा। कैसे ये आइडियाज़ आ जाते हैं, कहाँ से, क्या सोर्स है? सोर्स तो नहीं पूछेंगे लेकिन इस पर तफसीलन बात करेंगे। कैसर भाई, इसमें सबसे पहली बात है कि सुलह को अप्रिशिएट करना चाहिए हम सबको मिलकर। कोई शक नहीं, बिल्कुल। ये अमन की जानब एक कदम है और अमन में ही सुकून है। बहरहाल एक ख़तरनाक दुश्मनी या ख़तरनाक लड़ाई आप कह लें कि बजाय इसके कि इसमें ज़्यादा मज़ीद नुकसानात होते, अगर चंद बड़ों ने मिलकर सर जोड़ा, कोशिश की और आज कैसर बट और तीफी बट को एक प्लेटफार्म पे बैठा दिया तो एक अच्छा कदम है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो अब सामने नज़र आई है कि इस सुलह की कोशिशों का आगाज़ तकरीबन 6 माह कबल किया गया था और काफ़ी तेज़ी से इसमें मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी था। कोशिश तो ये थी कि ये एक मुकम्मल सुलह हो कि जिसमें अमीर मौसब, उसकी फ़ैमिली भी शामिल हों और जो असल दुश्मनी तो अमीर मौसब और इस वक्त तीफी बट ग्रुप की है। बिल्कुल ऐसी कैसर बट की जो एक लड़ाई थी उसे आप दुश्मनी नहीं कह सकते, वो एक लड़ाई थी और वो लड़ाई तो खाम खा की थी। वो धड़ा था ठीक बेसिकली। है, वो धड़ाकर बंदे थे। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, आप बंद कमरों में बात करके आप चंद दोस्तों की महफिल में बात तो कर लें, वो और चीज़ होती है। जब आप ऑन कैमरा को बात कर लेते हैं तो फिर उन बातों का कि जब वो फैलती हैं तो वो फिर कहाँ से कहाँ तक जाती हैं और फिर उसके नताइज भी ख़तरनाक ही होते हैं। ऐसे ही कैसर बट की तो कभी भी बराह रास्त तीफी बट ग्रुप के साथ कोई लड़ाई या दुश्मनी थी। बिल्कुल हाँ, ठीक। धड़ा वो ज़रूर थे। टीपू ट्रका वाला की ज़िंदगी सही कैसर बट के बड़े भाई जो बाबर सुहेल बट मरहूम हैं, उनका एक तल्लक था टीपू ट्रका वाला के साथ और वही तल्लक चलता आ रहा था। इस दौरान ये चीज़ भी देखने में आई कि जिस वक्त टीपू ट्रका वाला का कत्ल हुआ लाहौर एयरपोर्ट पर, बाबर सुहेल बट उस वक्त खासे मुतहर्रिक भी थे। बल्कि उस रात जब न्यू हस्पताल में टीपू ट्रका वाला को शदीद ज़ख्मी हालत में लाया गया तो बाबर सुहेल बट उन लोगों में शामिल थे जो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचे थे। वो मनाजर आज भी मेरी आंखों के सामने है कि उस वक्त वहाँ न्यू हस्पताल में जो भी सूरत हाल थी, बाबर सुहेल बट ने भी कभी भी इतने सख्त अल्फाज तीफी बट ग्रुप के बारे में इस्तेमाल ही नहीं किए थे। बिल्कुल ऐसे। हालांकि उस दौर में भी ये इल्ज़ाम तीफी बट ग्रुप पर लगा था कि टीपू ट्रका वाला को मारने में उनका हाथ है या उन्होंने मरवाया है। बट उसके बाद भी बाबर सुहेल बट का कभी कोई ऐसा बयान, उस वक्त ज़रा प्रिंट मीडिया का दौर था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था तो ज़रूर, लेकिन इतने ज़्यादा चैनल्स उस वक्त नहीं थे, तो एक मखसूस सी खबर ही आया करती थी, कुछ ज़्यादा उसमें कोई डिटेल चीज़ें नहीं आती थी। अब जब बलाज टीपू का कत्ल हुआ, आपने चीज़ देखी होगी कि गुज़िश्ता 1 साल से ये केस दबने का नाम ही नहीं ले रहा। तकरीबन आज कोई 1 साल तकरीबन होने वाला है। हो गया। अमीर बलाज टीपू कत्ल हुए, बहुत शोर सोशल मीडिया पर, और ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जितना तस्करा इस कत्ल केस का हुआ शायद ही किसी कत्ल केस का हुआ, क्योंकि इस कत्ल के केस के दौरान सोशल मीडिया वॉज वेरी एक्टिव। ठीक था। अब उसके बाद अमीर बलाज टीपू के बाद उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो चलती रही। चंद माह बाद ही एहसन शाह को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। बिल्कुल ऐसी। वो केस एकदम फिर हाई पकड़ लेता है। एहसन शाह के बाद अभी ये मामला चल रहे होते हैं, कभी एहसन शाह की ऑडियो डिस्कस हो रही हैं, कभी उसके मुबैना पुलिस मुकाबले को डिस्कस किया जा रहा है, तो साथ ही तीफी बट ग्रुप के जो बहनोई थे जावेद बट का कत्ल हो जाता है। फिर वो एक नई लहर जो थी इस केस के हवाले से वो शुरू हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि गुज़िश्ता 1 साल से ये केस इस हवाले से भी रिकॉर्ड मरतब कर रहा है कि आज भी आप और हम बैठे इस पर डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखें ना कि जब जावेद भट्ट साहब को कत्ल किया गया यहाँ पे लाहौर मुस्लिम टाउन के पास, उसके बाद फौरी तौर पे जब शूटर्स गिरफ्तार हुए तो उस वक्त भी सुलह की चहमगोइयाँ शुरू हो गई थी, एक रूमर्स आना शुरू हो गई जी, थी। मैं आपको वही बात बता रहा था, थोड़ा सा बैकग्राउंड बतानी ज़रूरी थी कि जब बाबर सुहेल भट्ट भी कत्ल हो जाते हैं, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे और सारे उस ग्रुप की कमान उनके छोटे भाई कैसर भट्ट के हाथों आई थी, तो उनका भी अमीर बलाज के साथ एक बड़ा अच्छा तल्लुक, दोस्ताना, भाईचारा और हमराज दोनों दुबई में इकट्ठे हैं, लाहौर में कई एक्टिविटीज़ में लोग इकट्ठे थे, बहुत ज़्यादा तल्लुक था इनका आपस में। बिल्कुल ठीक। अब अमीर बलाज के टीपू के कत्ल के बाद अगर आप रिकॉर्ड में देखें तो उनके जो करीबी फैमिली मेम्बरान हैं समेत उनके भाइयों के, किसी ने भी कभी मीडिया पर आके इतनी सख्त गुफ्तगू नहीं की थी, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे कि जिस जारहाना अंदाज में कैसर भट्ट ने एक तीफी भट्ट ग्रुप पर गोला बारूद अल्फाजों की शुरू कर दी थी, उसमें बहुत गैर मुनासिब अल्फाज का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो जाहिर है अब ये चीज़ तीफी भट्ट ग्रुप को तो हज़म नहीं हो रही थी और लड़ाई की जो एक लहर थी, मैं उसे दुश्मनी नहीं कहूँगा, एक लड़ाई की लहर आप कह सकते हैं या इख्तलाफ की एक लहर कह सकते हैं कि वो तोपों का रुख लखों डेर की तरफ भी हो चुका हुआ था। बिल्कुल। अब चूँकि कैसर सुहेल भट्ट और इनके अपना जो ख़ानदान भी है, जो एक फैमिली है जिनमें सुहेल शौकत भट्ट, शफकत बग्गा भट्ट हो गए, फिर इसी तरह बाबा नूरा कश्मीरी के जो बेटे हैं मौज़म भट्ट वगैरह लोग, इन सब की अपनी कुछ अर्सा पहले ही सुलह हुई थी और इनकी भी 25-30 साल से दुश्मनी चल रही थी और बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल के बाद ही इन ग्रुपों में सुलह हुई थी, तो वो अब सब एक प्लेटफार्म पे मौजूद थे। अब उसी ग्रुप के जो इनके सरबराह हैं शफकत बग्गा भट्ट, अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएँ तो एक दौर में शफकत बग्गा भट्ट का भी टीपू ट्रकावाला के साथ एक शदीद इख्तलाफ रहा और जब 2003 में ऐवान अदल में जो टीपू ट्रकावाला पर हमला हुआ था, उस मुकदमा में भी शफकत बग्गा भट्ट को नामजद किया गया था। तो शफकत बग्गा भट्ट हमेशा से ही उनका जो झुकाव था या तल्लक था वो तीफी भट्ट के साथ था। तो अब चूँकि ये सब लोग इकट्ठे थे तो वो लड़ाई की जो लहर एक लखों डेर तक गई थी, तो ये चीज़ शफकत बग्गा भट्ट या ख़ुद सुहेल शौकत भट्ट के लिए ये मुनासिब नहीं था कि उनका तो कोई तीफी भट्ट ग्रुप के साथ इख्तलाफ ही नहीं है। सो उन्होंने इस सुलह की कोशिशें शुरू कर दी और असल में जो टारगेट था सुलह का वो ये था कि अमीर मौसब के साथ सुलह कराई ताकि ये अब जो नुकसानात, क्योंकि दुश्मनियों में हमेशा नुकसान ही है और ये चीज़ वो खुद महसूस कर सकते थे क्योंकि वो खुद कई साल इस दुश्मनी की आग में जले, उन लोगों ने भी कई जानी नुकसान बर्दाश्त किए। इसी तरह कैसर सुहेल भट्ट की फैमिली ने कई जानी नुकसान बर्दाश्त किए, जिसमें उनके वालिद का कत्ल हुआ, उनके सगे भाई का कत्ल हुआ, तो ये सारे लोग उन तकलीफ़ों से गुजरे हुए हैं। सो इन लोगों की ख्वाहिश थी कि अब इस दुश्मनी की आग को ठंडा किया जाए। सुलह की कोशिशों का आगाज़ होता है, इसमें बाकायदा जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं सुहेल शौकत भट्ट भी, उनका भी दुबई, क्योंकि मौसब जावेद भट्ट के कत्ल से पहले ही दुबई मुकीम थे, इन लोगों का दुबई भी आना जाना हुआ। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि जब कैसर भट्ट का नाम स्टॉप लिस्ट में था, वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे और जावेद भट्ट के कत्ल केस में उन्होंने पूरी ज़मानत कराई थी, तो एक खसूसी इजाज़त के लेके उनको भिजवाया गया था कि ताकि वो अमीर मौसम से मुज़ाकरात कर सकें और वो 3-4 दिन वहाँ रह के वापस भी आए थे, तो उन्हें खातर खा कामयाबी ना मिली थी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद वो फिर दोबारा गए और अदम पैरवी पर उनकी पूरी ज़मानत भी खारिज होगी। उस दौरान ये दुबई में बैठ के चलती रही और दुबई में ही बैठ के सारे मुज़ाकरात होते रहे। इधर से जो तीफी भट्ट ग्रुप के साथ रब्ता था वो शफकत बग्गा भट्ट और एक नईम शायम का रब्ता था। तो ये सब लोग ये कोशिश कर रहे थे कि इन मामलात को अब ठंडा कर लिया जाए ताकि और मज़ीद जो है वो तकलीफ ना हो, इस ग्रुप का उस दोनों ग्रुपों का नुकसान तो नुकसान है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अमीर बलाज की फैमिली जिस तकलीफ़ से गुजर रही है आज तक, वो दर्द वो महसूस कर सकते हैं। जावेद भट्ट की फैमिली, उनके बच्चे या उनकी अहलिया, क्योंकि उनकी अहलिया को भी फायर लगा था, वो लोग जिस कर्ब और तकलीफ से गुजरे होंगे जावेद भट्ट के कत्ल के बाद, ये दर्द वो महसूस कर सकते हैं। मैं तो यहाँ एहसन शाह का भी जिक्र करूँगा, उसका जो भी किरदार था, लेकिन आफ्टर ऑल उसकी माँ को हमने रोते देखा, उसकी बहनों को रोते देखा, उसकी बहनें, उसके घरों में हमने देखा कि ताले लग गए, गुजरना पड़ा होगा और आज तक गुजर रहे होंगे वो तकलीफ वो महसूस कर सकते हैं। वो शायद आप और हम भी वो तकलीफ महसूस नहीं कर सकते। तो ये एक अफसोसनाक अमल है। इवन के इसमें जो एक मुजफ्फर मारा गया था, जो कातिल था,
डेफिनेटली उसकी फैमिली को भी दुख होना है, बिल्कुल लेकिन इंसानी जान का चला जाना हर किसी के लिए तकलीफ दे होता किसी है, ना किसी के खसूसन लिए, उनकी फैमिली के लिए। चाहे वो किसी ना किसी की जो जिंदगी में वो बंदा मरने वाला या मारने वाला विलन हो, लेकिन वो किसी ना किसी फैमिली में वो हीरो भी है, उसके बच्चे भी होंगे, बीवी होगी, तो किस कष्ट से गुजर रहे होंगे। अच्छी कोशिश थी, लेकिन अमीर मौसम जो हैं और उनकी फैमिली के दीगर लोग हैं वो इस बात पर आमादा ना हुए, और उनका ये कहना था कि हमने लाइफ में बड़े नुकसान उठा लिए, दादा कत्ल हुए, बाप कत्ल हो हुए, गया, भाई कत्ल हुआ, हो गया। तो इतने नुकसान उठा चुके हैं, लिहाजा अब हम अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड नहीं। वो सुलह पर एग्री ना हुए, तो चूँकि ये चीज़ तयशुदा थी और ये चल भी रहा था इस तरह के मामला कि अगर अमीर मौसम एग्री नहीं होते तो फिर कैसर बट की हद तक जो गलत फहमी कह लें या जो उनके बयानात थे वो ख़त्म, वो जो कदूरत थी दिल में वो ख़त्म कराई जाएगी। और उसमें यह था कि कैसर बट जावेद बट की फैमिली को इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि उनका जावेद बट के कत्ल में कोई ताल्लुक नहीं, कोई अमल दखल नहीं है। सुहेल शौकत भट्ट और ये दूसरे जो साथी थे, ये लोग जावेद भट्ट के घर गए, उनकी फैमिली को जाके इस चीज़ का उन्होंने यकीन भी दिलाया और मुतमईन हुए इस बात पर। और दूसरा इसका अहम पॉइंट ये था, फिर अगर तीफ़ी भट्ट ग्रुप और कैसर भट्ट ग्रुप में सुलह हो जाती है तो फिर कैसर भट्ट ग्रुप इस बात का ऐलान करेगा कि वो अमीर मौसम के साथ या उनकी फैमिली के दीगर लोगों के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। वो सुलह के मौका पर बाज़ाब्ता शफ़कत बगा भट्ट जो इस ग्रुप के सरबराह हैं, उन्होंने अनाउंस भी किया कि भाई अब हमारा अमीर मौसम ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। तो एक तरफ तो ये एक अच्छा अमल हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जब ये सुलह की खबरें आना शुरू हुई, और अभी आपने एक चीज़ जिक्र की कि दोस्त दोस्त ना रहा, ये मैंने ये स्टेटस मैंने तब लगाया था कि जब मेरे ज़राए से 8 फरवरी को मुझे ज़राए से मालूम हुआ था कि अब ये एक पेज पर नहीं रहे, अमीर मौसम और कैसर भट्ट अब एक पेज पर नहीं है। तब ये मैंने स्टेटस लगाया था, और उसमें चूँकि डिटेल देना भी मुनासिब नहीं था, इसलिए मैंने चंद एक अल्फाज, सहाफ़ी का काम है कि उसने अपने अल्फाजों के साथ खबर को बनाना है ताकि समझने वाला समझ जाए, और जिसकी दिलदारी हो रही है वो उसकी दिलदारी डायरेक्ट ना हो। फिर आपने एक 9 फरवरी को एक स्टेटस लगाया, उस पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आपने कहा कि ये एक बड़ा अच्छा अमल है, सुलह के अमल को, चाहे वो किसी बड़े ग्रुप्स के दरमियान में हो, चाहे वो छोटी सी सुलह हो, एक आम गली में चलते हुए एक सुलह करवा लीजिए, वो तो एक अमल रब को भी पसंद है और उसके नबी को भी पसंद है, और पूरी उम्मत जो है अपना मुसलमान है वो उसमें भी वो उस अमल को कहते हैं जिसका अखलाक अच्छा हो, उसमें वो इंसान अच्छा है अल्लाह ताला की नज़र में, तो अखलाक जारी बात है इसमें भी। दूसरा आपने एक 9 फरवरी को आपने एक लगाया कि बाबा जी जो है शतरंज की बाजी जो है वो जीत के, तो उसमें ये आप इस पर था शतरंज की बाजी बाबा जी की जीत, बाबा जी की जीत, बिल्कुल ठीक। अब आप इसमें देखें जीत कैसे है। बाबा जी मैंने तीफ़ी भट्ट को बिल्कुल कहा था उसमें, वी डू अंडरस्टैंड, मैं खुल के बता देता हूँ आपको, बिल्कुल ठीक। अब उनकी जीत क्या है हमारे नज़दीक में भी, कुछ लोगों को चीज़ मेरी बात पसंद भी ना आए कि एक तरफ तो तीफ़ी भट्ट को ताबड़तोड़ अल्फाजों के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा था, एक शख्स उनको बुरा भला भी कह रहा है, उन्हें गालियाँ भी निकाल रहा है, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ है। तो उसके बाद वही शख्स अब उनको पायन पायन कह के बुलाए, तो ये जीत किसकी हुई? जाहिर बात है उस पायन की, बिल्कुल। दूसरी जीत क्या हुई, अगर आप दुश्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यहाँ पहलवानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मुखालिफ ग्रुप को कमज़ोर कर दिया। कमज़ोर इसलिए कर दिया कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अमीर बलाश टीपू के कत्ल के बाद अगर अमीर मौसम के साथ कोई धड़ल्ले के साथ खड़ा हुआ तो वो किसी ने फ्रंट पे आके फेस भी किया, अपने ऊपर पर्चा भी ले लिया 302 का, तो वो कैसर भट्ट था। अब यकीनन अमीर मौसम ग्रुप के लिए एक बड़ा धचका भी होगा, और जाहिर है उनसे जो हमदर्दियाँ रखते हैं लोग, वो अब सारे कैसर भट्ट को गद्दार भी कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे, और मुख्तलिफ अलकाबात से उनको नवाजा जा रहा है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक शोर बरपा है कि जिसमें कैसर भट्ट को खासी तनकीद का सामना है। अच्छा, उससे पहले कि जिस वक्त अमीर बलाश टीपू कत्ल हुए, तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि अगर आप सोशल मीडिया के आप कमेंट्स में जाएं तो उसमें तीफ़ी भट्ट ग्रुप को एक विलन के तौर पर पेश किया जा रहा था, उन पर खासी तनकीद भी की जा रही थी, और एक ऐसा तबका जिनका जो जानते भी नहीं इस दुश्मनी की बैकग्राउंड को, लेकिन अमीर बलाश के टीपू के कत्ल के बाद उस तबके की हमदर्दियाँ या कम्युनिटी की हमदर्दियाँ अमीर बलाश के साथ जो आज तक भी हैं, ट्रक्का वाला ग्रुप के साथ, और वो उसके कत्ल को एक जुल्म की नज़र से देखते थे। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल क्या हो गई है कि लोग तीफ़ी भट्ट ग्रुप से पीछे हट गए हैं,
अमीर बलाच के जो जितने चाहने वाले थे, जिनकी हमदर्दी उनके साथ थी, वो सारा तोपों का रुख हो गया इस वक्त कैसर बट की तरफ। बिल्कुल ठीक है। और कैसर बट को मसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अब एक चीज़ फिर मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि अब बंद कमरों की दुश्मनियाँ नहीं हैं, अब सोशल मीडिया पे मीडिया का चीज़ें आ दौर रही है, हैं। बिल्कुल ऐसे। कैसर बट के वो बयानात जो आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें सिंपल ये तो नहीं है कि किसी एक अकाउंट में या वहाँ से आप डिलीट कर देंगे, बिल्कुल वो ऐसे। तो दुनिया भर में फैल चुके हैं। डिफरेंट चैनल्स, कौन कौन डिफरेंट सी कैमरास। एप्लीकेशंस जो सी सोशल मीडिया ऐप्स जो यूज़ होती हैं, कौन सी ऐप्स पे वो आज भी वो बयानात नहीं पड़े, तो वो अभी किसी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं। आज हम लोग बैठे हैं, कल हम लोग नहीं होंगे, हमारे आने वाले जो नए जर्नलिस्ट लोग आएंगे वो उनके दौर में भी वो रिकॉर्ड रहने हैं। ऐसे ही तो अल्फाज का जो चुनाव होता है, पहले तो उसमें लो, आपको फिर बोलो, हमेशा यस। एहतियात करनी चाहिए ऑन कैमरा, क्योंकि वो रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन जाती है। अब ये बंद कमरों में, बंद बैठकों में या 4 लोगों में ये बात नहीं रहती। नहीं, वो तो ऐसा भी होता है ना कि जब आपके किसी दोस्त, क्योंकि कैसर बट और अमीर बलाज मरहूम जो थे, उनका आपस में इतना अच्छा, आप भी बताते हैं, हमें भी पता है कि वो दुबई इकट्ठे रह रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उसकी भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत सारी हैं। तो जब एक साथी चला जाता है तो एक उसमें एक जिस्म के अंदर एक ग्रज आ जाता है, गुस्सा, तो उसमें वो बयानात आ गए। लेकिन जब वो ठंडा मामला देखिए, हुआ, मैं फिर ये बात बड़े कर रहा बुजुर्ग हूँ, पड़े, तो फिर सुलह, एक होता है मजम्मत करना। मज़ाहमत, बिल्कुल आपको अगर कोई किसी का एक्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप उसकी मजम्मत करते हैं। बिल्कुल ऐसे, तो मजम्मत करते वक्त भी सुलझे हुए अल्फाज ही इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब क्या अबीर बलाश टीपू के कत्ल की हम लोगों ने भी मजम्मत की, आपने भी की होगी, सब ने की। इसी तरह जवेद भट्ट जब कत्ल हुए हैं, उसकी सबने भी मजम्मत सबने की, की। क्योंकि इंसानी जान का जाना किसी को भी काबिल अच्छा तो पाशा नहीं साहब, है। उसमें हमने एक बड़ा खूबसूरत, वेरी सॉरी फॉर इंटरव्यू, उसमें हमने एक बड़ा खूबसूरत एक एलिमेंट देखा, जो कि एक अमीर मौसम और अमीर फतेह की जानिब से उनकी तरफ से कोई इतना सख्त बयान नहीं आया। एक बयान आया जब अमीर फतेह के ऊपर ये पर्चा हुआ, तो उन्होंने कहा जी शामिल तफ्तीश हो, तो उसने अमीर फतेह ने जो है वो एक वीडियो बयान जारी किया, जो कि CIA को भिजवाया गया और लाहौर पुलिस को भिजवाया गया। वही एक बयान था मेरे ख्याल से, उसके बाद या उससे पहले कोई ऐसा बयान सख्त नहीं किया उन्होंने। उन दोनों हमने बड़ी कोशिश की रिपोर्टर्स ने कि उनसे कुछ पूछा जाए, लेकिन मीडिया पे आए भी नहीं, दे वर वेरी काम, मीडिया पर आए भी नहीं। और इसके अलावा अगर कुछ लोग सामने आए थे तो आपने देखा होना एक आध बयान के बाद वो गायब भी हो गए, उनका कोई बयान ही सामने नहीं आया। वाहिद एक कैसर भट्ट थे जो मसलसल और बड़ी दलेरी के साथ वो एक ललकारा मारना जिसे होता है ना, मजम्मत करना और चीज़ है। अब वो तो बिल्कुल मतलब फ्रंट पे आके रहे थे, हाँ, फ्रंट पे आके वो उन्होंने तीफी भट्ट या गोगी भट्ट को जिस नामों से पुकारा, कन्फेस तो करते वो जो था ना, एक ललकारना था। अब मजम्मत करने में और ललकारने में फ़र्क होता है। बिल्कुल ऐसी। आप कैसर भट्ट के हवाले से बात कर सकते हैं कि वो बराह रास्त ललकारे मार रहे थे, बिल्कुल ऐसी। तो वो चीज़ जो थी ना, वो काबिल कबूल तीफी भट्ट ग्रुप के लिए नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। और उसका रिजल्ट ये होना था कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई बढ़ भी सकती थी और उसमें नुकसान हो सकते थे। खैर, बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया कैसर भट्ट ग्रुप के जो बड़े हैं, उन्होंने एक अच्छा ये पॉजिटिव, मैं कहता हूँ, स्टेप उठाया मैसेज और उस एक लड़ाई को बढ़ने की बजाय उन्होंने उसे कंट्रोल किया, ठीक है। अब सुलह के हवाले से जब भी बात आ रही थी तो खुद कैसर भट्ट भी इसकी तरदीद करते रहे, ऐसी बात कोई नहीं, बल्कि उन्होंने हमारे कुछ एंकर हजरात हैं उनको खासा तनकीद का भी निशाना बनाया था कि वो गलत रिपोर्टिंग कर रही हैं। अब चूंकि बातें तो कई माह से चल रही थी और डिले होने की सिर्फ वजह ये थी कि किसी तरीके से अमीर मौसम को ग्रुप को भी मना दिया जाए। जब वो अमीर मौसम ने आमादगी का इजहार ना किया तो फिर ये एक मेचोरिटी सामने आई सुलह की, जो तीफी भट्ट के डेरे पर जाके या घर कह लें आप, वहाँ पे एक महफिल जमी और उसमें बाकायदा इस सुलह का ऐलान किया गया। अच्छा पाशा साहब, ये बताइएगा कि जैसा ये हमें पता है कि इनके अपने ही लोगों ने मिलके, कैसर भट्ट के जितने भी चाहने वाले हैं या दोस्त अहबाब, उन्होंने मिलके तीफी भट्ट के साथ जो है वो दोनों ग्रुप्स में आपस में सुलह करवाई, इसमें कोई पुलिस का भी रोल है, कुछ यही का भी रोल है? नहीं, पुलिस ने बराह रास्त तो कोई रोल प्ले नहीं किया, लेकिन ये चीज़ तो बड़ी अच्छी थी, पुलिस का ये रवैया बड़ा पॉजिटिव था कि जो अफसरान थे मौजूदा सेटअप में, उन्होंने बाकायदा पैगामात मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए इन दोनों ग्रुपों तक भिजवाए थे कि अब हम मज़ीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बेहतर यह है कि आप लोग टेबल टॉक कर लें और सुलह कर लें और दुश्मनी छोड़ दें। ये पैगामात गए थे इनकी तरफ। अरे सर, एक बात बताइएगा कि बतौर क्राइम रिपोर्टर, क्योंकि आप माशाल्लाह मोस्ट सीनियर लाहौर में जो क्राइम की बीट को देखते हैं, मोस्ट सीनियर रिपोर्टर हैं, और आपकी जो तर्जीहें हैं, आपकी जो पेशीन गोई हैं, वो एक लाहौर क्राइम बीट में एक अहम मुकाम रखती हैं।
आपको लगता है कि जो एक काउंसलिंग है पुलिस की जानिब से, कभी कभी कोई मुलज़म पकड़ा जाता है या उसे मुजरम करार दे दिया जाता है, तो उसमें बाहर के ममालिक में भी जेलों में उसकी काउंसलिंग होती है ताकि वो किसी तरीके से राह रास्त पे आ जाए। हमारे मुल्क में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कम है, बल्कि हमने देखा इसी केस में कि CIA के बहुत सारे नाम आए, डिफरेंट एंगल से नाम आए कि जनाब फ़लाँ ग्रुप फ़लाँ बंदे के साथ है, फ़लाँ बंदा फ़लाँ ग्रुप के साथ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी एक मिसमैनेजमेंट या लैकनेस है पुलिस के महकमे में, जी या डेफिनेटली। बायसनेस पहली कह बात सकते है, हैं आप। आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया काउंसलिंग का। यस, हमारे यहाँ काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप एक आम बंदा कुछ जराइम करता है ना, किसी भी बिल्कुल। जुर्म में होता है, तो पहले जब वो पुलिस की तफ्तीश भुगतता है, उसके बाद हमारी जेलों में चला जाता है, तो तो यूनिवर्सिटी में वो चला जाता एक नए से नए जुर्म सीख के बाहर आता है। है, डिफरेंट लोगों से आप मिलता है। अगर एक लंबी इस पर बहस पे हम कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन मैं ऐसे। शॉर्ट सी बात करूंगा सर कि जब वो जेल के अंदर एक बंदा जाता है ना, तो वहाँ से बहुत कुछ सीख के आता है। अंदर से गैंग भी बनते हैं, अंदर से प्लानिंग भी होती हैं, वो एक नई फिजिबिलिटी बना के बाहर आते हैं, बाहर जाए करना बिल्कुल के। ये सही। एक अलमिया है हमारे लिए। दूसरी बात रही, पुलिस का किरदार इस हवाले से ऑलवेज मनफी ही रहा है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, अगर इन दुश्मनियों के हवाले से देखें, माजी में भी देखें, तो इन दुश्मनियों को हवा देने में माजी के चंद पुलिस अफसरान का बहुत अहम किरदार रहा। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, और उन्होंने सिर्फ अपने मुफादात की खातर इन दो ग्रुपों को जुड़ने नहीं दिया, और इस बात का जो इतराफ़ है वो इन दोनों ग्रुप करते हैं। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, और इस दफ़ा भी ऐसा था कि नो डाउट आज भी लाहौर पुलिस में ये ग्रुपिंग है कि एक धड़ा तीफी भट्ट ग्रुप का सपोर्टर है, तो दूसरा धड़ा अमीर बलाश टीपू ग्रुप का भी सपोर्टर है, और वो सब नाम अब सामने हैं, कुछ ढके छुपे नहीं हैं। सर लेकिन इन तमाम अफसरान को हमारे लाहौर पुलिस के एक अहम ऑफिसर की तरफ से जब ये वाक़यात हुए थे, तो उसने बुलाकर उन लोगों को सख्ती से बात कर दी थी, ये किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना। CCP लाहौर बिलाल सदीक ठीक है, कमियाना साहब की बात आप कर हाँ रहे जी, हैं। और उसमें इन्हें सख्ती से हिदायत कर दी थी, ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं बनना, मेरिट पे चलना है, और अगर कोई ग्रुप का हिस्सा बनेगा उनको तला आई। और इसमें बहुत से अफसरान ने जाकर उनको वजाहतें भी पेश की थी, अपने बारे में अपनी सफाइयाँ दी थी कि जी हमारा किसी ग्रुप के साथ तल्लक नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो ये एक अच्छा अमल था कि पुलिस को न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होगी पुलिस तो मामला आगे चलेंगे, बट अफसोस होता है कि फिर वो न्यूट्रल कई जगह पे नहीं होती, क्योंकि वो फिर वो तफ्तीश उठा के CI से JIT बना दी गई, जिसमें वो DSP साहब उस्मान मेरे ख्याल से जो है वो नहीं उसको। उसमें ज़रूरी नहीं था ये, और ना कोई ऐसा अमर था कि पुलिस कोई वन साइडेड चल रही है। देखें, अगर आप ओवरऑल देखें बिल्कुल। तो दोनों केसेस के हवाले से, वो अमीर बलाश टीपू का कत्ल केस है या जावेद भट्ट का कत्ल केस है, पुलिस ने बड़ी तेज़ी दिखाई ऐसी और मुलजमान तो पहुंची, पकड़ना, उनको मतलब गिरफ्तारी की। गिरफ्तार करना। खुसूसन अब जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से बिल्कुल ब्लाइंड था, ऐसे ही है। कुछ पता ही नहीं था कौन से शूटर हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो मुख्तलिफ किस्म की क्या सराइयाँ थी, लेकिन जब असल शूटर पकड़े गए तो कहानी खुल गई। बिल्कुल ऐसे इसी तरह अमीर बलाश के टीपू के कत्ल में भी जब एक कातल मौकर पर ही मारा गया है तो मुद्दा तो ख़त्म हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसके बावजूद पुलिस ने सारी चीज़ों को सहूलतकारों को पकड़ा और उनको मतलब तलाश किया इस बात का, बिल्कुल ऐसे। और उस मामले तक की तह तक पहुँचे कि असल मामला क्या है। बिल्कुल तो ठीक। उसमें पुलिस की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही माजी के हवाले से। अच्छा, जितना बड़ा ये केस अमीर बलाश टीपू के बाद, ये कत्ल के बाद जब ये सारा सोशल मीडिया पे आया, और जितना इसने हाइप पकड़ी कि कराची से भी हमें कॉल्स आती रही कि यार क्या बना, हमने इस पे डिजिटल पे काम करना है, हम उनकी भी हेल्प आउट करते रहे। बल्कि मुझे एक दो दोस्त हमारे जर्नलिस्ट हैं UK में बैठे हुए, उन्होंने भी कुछ चीज़ें हमसे ली और उन्होंने उधर बैठ के भी काम किया। जितना बड़ा ये केस था उसको उतने ही अच्छे तरीके से लाहौर पुलिस की तरफ से टैकल किया गया। लेकिन अब जो कैसर भट्ट और तीफी भट्ट के दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो सुलह हो गई है, ये भी एक अच्छा जैसे जाता है। क्या ख्याल है लाहौर पुलिस की जानिब से भी और ओवरऑल सोसाइटी में भी? तो इस पे आप क्या कहते हैं वैसे? देखें, ये अभी आपने बात की ना, सर कराची की बात कर रहे हैं, मुझे खुद पाकिस्तान से बाहर बेशतर ममालिक से बाकायदा कॉल्स आती रही दोस्तों की। बिल्कुल सही, और जो इस क्योंकि आपकी तो केस को PR बहुत लेकर ज़्यादा मशहूर। बहुत टची थे, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत टची थे, और वो चाहते थे हमें मालूमात मिले। दूसरा, जहाँ तक रहा ये सुलह का भी आपने बात की है, मैं खुद और मेरा ख्याल है कि हमने बहुत पहले अमन के लिए आवाज़ें बुलंद करना शुरू की थी कि जिस वक्त सोशल मीडिया पे एक इंतशार पैदा हो गया हुआ था और बाज़ लोग सॉरी टू से अपनी दुकानदारी के लिए इस दुश्मनी को मज़ीद हवा भी दे रहे थे, डिफरेंट एंगल ठीक से है? चीज़ों को देख उस रहे दौर थे। में ही हमने ऑन रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है, हमने तभी अमन की आवाज़ बुलंद की, हमने सुलह की आवाज़ बुलंद की। आपने कोशिश ठीक है? भी की। हम लोगों ने
मैं नहीं कहता हमने कोई कोशिश की होगी, मुझे लेकिन पता है। आवाज़ तो बुलंद की ना हमने कम से कम। और मुझे इस चीज़ पे मैं फ़ख्र भी फील करता हूँ कि हमारे चंद दोस्तों की आवाज़ बुलंद करने से एक काफ़िला बनता रहा Good. और फिर सब उस काफ़िले का हिस्सा बनते रहे और हर तरफ से सुलह की आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो गई। ये वो दौर था जब एक इंतशार और आग बहुत भड़क रही थी उस वक्त। शुक्र है वो आग आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हुई, अमन की बातें होना शुरू हुई, सुलह की बातें होनी शुरू हुई, सुलह की कोशिशें शुरू हो गई। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ तमाम उस टीम को, टीम वर्क था ना, कि जिन्होंने इस जो आग लगी हुई थी उस पर पानी फेंका और एक सुलह कराने में कामयाब हुए। और हम इस चीज़ के ख्वाहिशमंद भी हैं, उम्मीद भी रखते हैं, दुआ गो भी हैं कि जिस तरह कैसर बट और तीफी बट ग्रुप में एक सुलह का एक अच्छा अमल हुआ है, इसी तरह मुस्तकबिल में अमीर मौसम और तीफी बट ग्रुप में भी अगर सुलह हो तो बहुत सारे ऐसे मामला जो है वो नुकसानात जो मुस्तकबिल में हो सकते हैं पॉजिटिव साइड पे जा सकते हैं। बचा जा सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम इसके पूरा पाकिस्तान जितने लोग इस केस में जुड़े हुए हैं और देखते हैं इसको, और जो हाइप क्रिएट हुई है, जो सब लोग इसको देख रहे थे, वो सारी दुआगों हैं, क्योंकि सुलह एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव अमल है। और हमें उम्मीद है कि ये जो सुलह हुई है इससे अगला स्टेप जो होगा वो ट्रका वाला ग्रुप और तीफी बट ग्रुप में अल्लाह करे सुलह हो जाए। आखिरी सेकंड लास्ट बात ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ट्रका वाला ग्रुप जो है वो इस तरफ भी ऊंट करवट बैठेगा? देखिए अभी जो हालात चल रहे हैं ना, अभी तक तो कोई ऐसे आसान नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टली कोई ऐसी बात कोई, क्योंकि वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, ठीक है। लेकिन फिर बात वही है कि क्या लगता था कि जिस दौर में कैसर बट तीफी बट ग्रुप को ललकार रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, जारहाना बयानात दे रहे थे, तो लगता था कभी एक टेबल पर बैठेंगे? बिल्कुल गुस्सा आफ्टर ऑल बिल्कुल। हर मसले का, हर इख्तलाफ का, इवन के दुनिया में जो एक बड़े लेवल पर जंगें भी होती हैं, टेबल टॉक, एंड टेबल टॉक, टेबल टॉक तो एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है कि ये लोग एक टेबल पर बैठ कर बात ना कर सकें। तो जाहिर है कुछ क़ुव्वतें अभी भी सरगर्म हैं। चलो मैं इशारा दे देता हूँ आपको कि कुछ क़ुव्वतें अभी भी सरगर्म हैं कि किसी तरह इन दोनों ग्रुपों को भी एक टेबल पर बिठा कर इस 30 साल पुरानी दुश्मनी का ख़ात्मा कराया जा सके। तो अल्लाह करे वो क़ुव्वतें कामयाब हों, उनकी कोशिशें कामयाब हों, ताकि अमन की फ़ज़ा पैदा हो और जो नस्ल है दोनों ग्रुपों की, आने वाली भी और जो मौजूदा चल रही है, वो सब एक अच्छी ज़िंदगी गुजार अब सकें, देखें ना, खौफ के सायों से निकल सकें। अमीर बलाज के 2 बेटे हाँ। छोटे, अभी जिन्होंने बाप को सही तरह से पहचाना भी नहीं था मेरे ख्याल से, और उसके 2 जवान भाई, और इधर इस तरह से सारे मामला। देखें अब अमीर बलाज ने खुद ही अपनी ज़िंदगी में बात की थी कि उसको तो दुश्मनी विरासत में मिली थी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, लेकिन वो छोड़ना भी चाहता था बीच में, लेकिन वो मैं विरासत, कह रहा ना, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था मुझे विरासत बलाज ने में कि मुझे विरासत में मिली थी। और अगर ये अब ये दुश्मनी नहीं ख़त्म होती तो अमीर बलाज के जो बच्चे हैं मासूम, उनको भी दुश्मनी विरासत में मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। तो इन हमारी जो इनकी जो नस्लें हैं उनको बचाने के लिए सुलह बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल सर, क्या जावेद भट्ट साहब के कत्ल का जो केस है और जो अमीर बलाज कत्ल केस है उसकी कोई, उसमें कोई आसानी होगी रिजॉल्व होने में? देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इस वक्त केसेस अहम नहीं है मेरे नज़दीक, बिल्कुल ठीक, मेरे नज़दीक केसेस अहम नहीं है। क्या होता है केसेस में, आप माजी के तमाम मुकदमा देख लें, एंड रिज़ल्ट क्या है। चलो आज अमीर बलाज टीपू ग्रुप ये इल्ज़ाम आयद करता है जी कि बिल्ला ट्रका वाला के कत्ल में तीफी बट का हाथ था, टीपू ट्रका वाला के कत्ल में तीफी बट का हाथ था। तो क्या अगर आपने अकॉर्डिंग द लॉ देख रहे हैं तो कानून तो ये चीज़ साबित नहीं कर सका कि तीफी बट का उसमें कोई किरदार हो। बिल्कुल ऐसी, ठीक है ना। अब अगर अमीर बलाज का टीपू के कत्ल का मामला है, अगर उसमें तीफी बट और गोगी बट नामजद मुलजमान है, उसमें आपने देखा होगा कि गोगी बट के मामला क्लियर है, क्लियर तो वो कई तफ्तीश में ऐसे शवाहिद नहीं मिली। नहीं। रहा तीफी बट का मामला, तो वो चीज़ साबित करने में भी अमीर बलाज टीपू को ग्रुप को जान जोखो अमल है कि जिस तरह उन्हें जो रखा कि साबित करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है ना। तो अगर वो साबित नहीं कर पाते और तीफी बट उस मुकदमे में भी क्लियर हो जाते हैं तो वो आप कहाँ लेके जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। इसी तरह जावेद भट्ट के कत्ल में भी कुछ चीज़ें साबित करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल ऐसी। ठीक है, उसमें भी बहुत सारी पेचीदगियाँ नज़र आ रही हैं कानूनी बिल्कुल हिसाब से कि उसमें एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अमीर मौसम का नाम तो लिया शूटर्स ने, बिल्कुल ऐसी। लेकिन शूटर्स अमीर मौसम तक पहुँचे कैसे,
आरफ भट्टी के ज़रिए, तो आज तक आरफ भट्टी का वजूद ही नहीं है। मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, अगर आरफ भट्टी इसी तरह गायब रहता है और वो मंजर आम पर नहीं आता तो इस चीज़ को आप कैसे साबित साबित करेंगे नहीं कर कि सकेंगे। अमीर मौसम ने किया। सो इस वक्त मुकदमात इतने अहम नहीं है, दुश्मनियों में मुकदमात का हो जाना मैं समझता हूँ एक मामूली बात नॉर्मल है। बात। असल बात जो है जिसकी तरफ सबको तवज्जो करनी चाहिए वो ये है कि इस दुश्मनी का खात्मा किया जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जैसे कि खुरम पाशा साहब जो कि एक मोस्ट सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी हैं, और जैसे मैंने अपने इब्तिदा में भी इंटरव्यू में कहा कि ये अगर क्राइम बीट के इन्हें मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दूँ तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो हम दुआ गो हैं कि ये जो सुलह हुई है कैसर बट और तीफी बट ग्रुप में, ये एक अमन की आशा है, और ये एक अगला जो प्रोसेस, इसका जो अगला स्टेप हो वो जो है वो अमीर बलाज टीपू ग्रुप और तीफी बट की सुलह हो, तभी इस शहर में भी और इस मुल्क में अमन होगा। क्योंकि कोई भी मुकदमा, कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा, कोई भी कत्ल गारत का जो सिलसिला चलता है उसका आखिर या एंड उसका सुलह ही होती है। तो हम सब दुआ गो हैं कि इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में भी सुलह हो। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप देख रहे थे सुनो डिजिटल, मैं हूँ कैसर इफ्तिखार, इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।